नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं देश भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई पहलगाम जैसी आतंकी घटना की, जिसमें मजदूरों से नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की निर्मम हत्या ने पूरी घाटी की सुरक्षा पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आसमानी आपदा के कहर के बारे में, जिसका प्रकोप शहर शहर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश ने कई जगह भारी तबाही मचाई है। और तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के मकसद से एक अहम बदलाव किया है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बदलाव से कैसे अनियमितताएं जो है वो रुकेंगी। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसमें 2 मजदूरों को टारगेट किलिंग कर मार गिराया गया। दूसरी बड़ी खबर में देश भर में मॉनसून के प्रकोप की बात करेंगे और तीसरी बड़ी खबर में राम मंदिर में अब दर्शन व्यवस्था कैसे सुधर रही है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं फिर से सामने आने लगी हैं। बीते 10 दिनों में आतंकियों के टारगेट किलिंग की 2 घटनाओं में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। शुक्रवार देर शाम यानी कल की यह बात है। कुलगाम में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से आतंकियों ने नाम पूछे और उसके बाद 2 हिंदुओं को अलग करके गोली मार दी। हमले में एक मजदूर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा था। लेकिन आज सुबह दूसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया। दरअसल शुक्रवार देर शाम यानी 8:30 बजे के करीब दोनों मजदूर ईंट भट्टे के पास खड़े थे। अचानक वहां आतंकी पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। घटना के समय वहां कई प्रवासी मजदूर थे, लेकिन सिर्फ 2 हिंदुओं के नाम पूछे गए। उन्हें दोनों हिंदुओं को अलग किया गया और आतंकियों ने उन्हें अलग करने के बाद फायरिंग करके उन्हें मार डाला। इस हमले के बाद घटनास्थल के चारों तरफ करीब 2 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। सुरक्षा बल अभी तलाशी कर रहे हैं। ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकियों ने एक मजदूर के सीने में सीधे गोलियां मारी, जिस वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा मजदूर इस फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए उसे ले जाया गया। इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। कुलगाम में हुए इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। यह वही आतंकी संगठन है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम नागरिकों, निर्दोषों को धर्म पूछ कर मार डाला था। इससे पहले अगर आपको याद होगा, अनंतनाग में एक बड़ा आतंकवादी हमला अभी हाल ही में हुआ था। 22 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे लाल चौक पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कश्मीर घाटी में आम नागरिकों को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और आतंकियों की इस रणनीति के अगर बात करें तो ये पिछले कई वर्षों से बिल्कुल सेम है। शिक्षक, कश्मीरी पंडित, बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी और फिर अब प्रवासी मजदूर, इन तमाम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। हालिया घटना ने एक बार फिर इस खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हर बड़ी वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दावे होते हैं, लेकिन टारगेट किलिंग की घटनाएं पूरी तरह से नहीं थम रही। 2022 में ऐसी घटना सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, जब सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों को, मजदूरों को निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर से कश्मीर का कुलगाम दहल उठा है। और डॉक्टर डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता सर,
लगातार हम देखते हैं कि सुरक्षा बल ऑपरेशंस चलाते हैं, चेकिंग अभियान चलते हैं, आतंकियों के खात्मे के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठाए जाते हैं, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्हें मिलता है उन्हें ध्वस्त किया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई काफी तेजी से हुई, लेकिन बावजूद इसके क्या वजह कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है? रिया जी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवादी हैं या वो जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और उनको टारगेट दिया जाता है कि ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर या ऐसे भारत के एरिया में फैलाएं, और इससे बहुत ही वाकिफ है हमारी भारत की एजेंसियां। तो एक घटनाएं जो है एक कहीं न कहीं चैलेंज करती हैं हम लोगों को कि हम उनसे कैसे बचें, क्योंकि उनका कोशिश रहता है कि हम किसी भी तरह से भारत के अंदर ऐसी उपस्थिति पैदा कर दें जिसके उनके अंदर, देखिए जम्मू कश्मीर में अगर 2 हिंदू मारे जाते हैं नाम पूछ के, तो उसका इम्पैक्ट पूरे भारत पे जाता है और भारत के अंदर एक वैमनस्यता बनती है 2 रिलीजन्स के बीच में। भले ही है नहीं, लेकिन एक मैसेज जाता है कि नहीं ये लोग ऐसा कर रहे थे। और इसमें मैं एक चीज और मानूंगा कि जब पहलगाम में घटना हुई थी, देखिए पहलगाम में घटना हुई थी, 26 लोग मारे गए थे, और ऐसी घटनाएं कम से कम 2-4 महीने 5 महीने पहले से प्लान की जाती है, खासकर जब उसके खिलाफ जो है टीआरएफ जैसे एजेंसीज काम कर रही हो। तो इसको हम एक इंटेलिजेंस फेल्यूर मानेंगे, क्योंकि 6-5 महीने के अंदर भी अगर आप इनपुट नहीं दे पा रहे हैं और केवल एक सामान्य इनपुट दे देते हैं कि जो है आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, तो स्वाभाविक है पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादी घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो एक आप नॉर्मल रूटीन मैसेज डाल के नहीं, आपको एकदम टारगेटिव जो है पिन पॉइंट करके इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। और ऐसी घटनाएं जहां पे 2 मजदूरों को मार दिया जाता है या पुलिस वाले को, और खासकर जब अमरनाथ यात्रा चल रही है और जबकि उस राज्य में जबकि भारत की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी वहां लगी रहती है, और उसके बाद भी आपकी सबसे ज्यादा वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और सारी एजेंसीज लगी रहती है सुरक्षा के लिए, अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है तो कहीं न कहीं हमारा एक कमजोरी दिखाता है और उससे पूरे जो हमारे सिस्टम है उस पर एक वो आता है कि आदमी, क्योंकि दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो एक फेडरल सिस्टम की तरफ भी एक इंडिकेट करता है कि कोई भी व्यक्ति। और दूसरा एक और इसका पहलू है कि हमारे और राज्य जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उनके लिए भी एक संदेश है कि वो जो है एक अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाएं, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा करें कि कोई मजबूर होकर किसी और राज्य में काम न करने जाए। वो किसी भी एक योग्यता के हिसाब से अनस्किल्ड वेडर जब अगर पलायन करते हैं, मतलब आपकी भी कमजोरी है कि आप उनको अपने यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे हो बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी। तो ये सारी घटनाओं का फायदा आतंकवादी उठाते हैं। उनको पता है कि बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल है, वहां के डॉक्टर मजदूर डीके आते हैं। गुप्ता जी, सर सवाल ये भी उठता है कि टारगेट किलिंग की अगर मैं बात करूं, बीते 6 सालों में जम्मू कश्मीर में 48 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, मासूमों को निशाना बनाया गया। पहलगाम आतंकी हमले की बात करें, 26 मासूमों को धर्म पूछ पूछ कर, नाम पूछ पूछ कर जो है मार दिया गया। उसके बाद एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटनाएं। सर आपने भी ये चीज कही कि इंटेलिजेंस फेलियर है, अगर ऐसा है तो क्या कुछ रणनीति अब बदलने की जरूरत है? जी बिल्कुल। एक तो इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कोऑर्डिनेटेड नहीं, जैसे कि वहां पे देखेंगे पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस है, सीआरपीएफ की अपनी इंटेलिजेंस है, बीएसएफ की अपनी इंटेलिजेंस है, आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक कोऑर्डिनेट जो डेली का इनपुट एक जगह पे दे, और उसके पास होने के बावजूद एक कोऑर्डिनेट कमेटी रहे जो कि सारी चीजों को इकट्ठा करके और सब जगह जो इंफॉर्मेशन फैलाए। ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर किसी एजेंसी को पता भी है कि ऐसा कुछ घटना यहाँ पे हो सकती है, उसको पास होने तक घटना हो जाती है। तो ये चीजें जो है बहुत ही माकूल ढंग से इसको एक रूप देना है, जो कि नॉर्मली जैसे मोसाद वगैरह एजेंसी बड़ी इसमें बहुत ही माहिर है। तो हम कहीं न कहीं जैसे कि हम देखेंगे अगर और हमारे विभाग होते हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे यूनिवर्सिटी है या रेलवे का जो सुरक्षा है, जहां हम अचानक घटना के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसी घटनाएं, ये घटनाएं पोस्टमार्टम की है। अब घटना हो जाएगी तो उच्च बैठक होगी, उच्च बैठक होने के बाद हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। 2-4 नेता आएंगे, बोलेंगे हम बिल्कुल बदला लेंगे, तो ये नहीं। आपको एक प्रोफेशनल ढंग से इन सब चीजों को मान के चलना है कि डेली जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो हम उसको कैसे जो है उसका निराकरण करें, और उसके लिए आप टोप रख सकते हैं। और जो अपने डिफेंस के अंदर जो पैरामिलिट्री है, सीआरपीएफ या पुलिस, जहां पे चूक हुई है उस एरिया के, उनको सस्पेंड करके फिर से बहाल करने की बात नहीं है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए कि ऐसा तुम्हारे रहते हुए वहां पे ऐसा क्या हो गया। हम केवल ये नहीं कर सकते कि आप देखिए मोसाद ने जब वहां पे इजराइल के अंदर घटना हुई थी, मोसाद जब सारे बदला लेने के बाद इजराइल ने 3 जनरल जैसे रैंक को बर्खास्त कर दिया सर्विस से।
सस्पेंड वगैरह नहीं किया, सस्पेंड के बाद कानूनी कार्रवाई होती, फिर वो अंदर आ जाते हैं। सस्पेंड कर दिया, क्या हमारे भारत में ऐसा होता है? भारत में एक दो कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर वो अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर उनको ले लिया जाता है। तो ये चीजें जब तक आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करके एजेंसीज को सतर्क नहीं करेंगे, उन पर एक्शन नहीं लेंगे और जवाबदेही तय नहीं करेंगे एकदम बिल्कुल, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। कि बड़ा स्टेट है, घाटी जैसा स्टेट है, वहां कहीं भी लोग स्निक कर सकते हैं। जी यानी एक तरह से स्पॉट ट्रीट एंड टैकल करना है। लेकिन सर यहाँ पर जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरह से अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसमें सुरक्षा बल के जवान यानी जो हेड कांस्टेबल थे उनको टारगेट किया गया, उनकी जान ले ली गई। उसके बाद ये 2 मजदूरों पर अटैक। सर ये जो घटनाएं हैं बिना स्थानीय सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में इन चीजों को कैसे टैकल करें? जो स्थानीय सपोर्ट, अगर सीमा पार से घुसपैठ होता भी है, पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सीमा पार पे उस चीज को रोका जाए, उस घुसपैठ को रोका जाए, और अगर हो जाता है उसके बाद स्थानीय सपोर्ट को कैसे रोकें? जी रिया जी, अगर देखेंगे तो हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट जो सिस्टम जिस पर वर्क चल रहा है, जैसे अभी अमित शाह जी ने भी बोला था, हमारा पिछले 2 बार जो है एक्सटेंशन मिल चुका है। अभी तक हम बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, तो वहां से सके। और रही बात आसानी की, यही इंटेलिजेंस काम आती है, क्योंकि बॉर्डर से जब क्या चीजें हो रही है, वहां पे हमारी आईबी देखती है, रॉ देखती है, यहाँ पे हमारी आईबी देख रही होती है, और लोकल इंटेलिजेंस देख रही है, पुलिस की देख रही है, एलयू देख सकती है। फिर जब लोकल में आप अपनी अच्छी पैठ बनाएंगे, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा बनाएंगे, तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर पता चलती हैं। क्योंकि वहां पे जो है अब देखिए कि धुरंधर मूवी देख रहे थे, कैसे हमारा इंटेलिजेंस वहां काम कर रहा था। तो जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा इसमें अच्छी तरह से, तब तक जो है आप लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको चीजों को कैच नहीं कर पाएंगे। अब कैच नहीं कर पाएंगे तो लोकल सपोर्ट जारी रहेगा। तो यही इंटेलिजेंस का काम है कि वो कैसे स्ट्रिक करे घरों के अंदर, वहां उनके लोगों के बीच में, और उसके यहाँ से इंफॉर्मेशन पता करें। क्योंकि ये चीजें पता चल जाती हैं अगर आप उसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से, तो इन्वॉल्व होती पता चल जाती हैं। तो यही लैक है जो कि हम जिसकी वजह से टारगेटिंग किलिंग होती है। हालांकि मैं इसको पिछले 10 दिनों में 2 घटनाएं हुई हैं, और सबको पता है कि जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा चल रही है जो बहुत ही सेंसिटिव है। उसके बाद अगर अगर जरा सा भी आप लेनियंसी करेंगे तो आपके साथ घटना हो सकती है। वहां पे बिल्कुल भी लेनियंसी नहीं करना है। जैसे कि सीआरपीएफ के कन्वे पे अटैक कर दिया गया था, और उस कन्वे पे अटैक कर दिया गया था, तो जब इतना कन्वे जा रहा है लेकिन वहां पे कोई भी सिक्योरिटी रोड पर नहीं है और इंटेलिजेंस नहीं है, तो भी बड़ी घटना थी, उरी की बिल्कुल घटना कई थी। सारे लूप होल्स हैं और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं जो है नजर आती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ये टारगेट किलिंग हुई है इसकी जिम्मेदारी उसी आतंकी संगठन शैडो बॉडी ने ली है, टीआरएफ, जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ रणनीति में बदलाव किया जाता है ताकि ये जो टारगेट किलिंग्स हैं ये एक तरह से वहां कम हो सके। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। देश भर में बाढ़ और भारी बारिश ने भारी कोहराम मचाया हुआ है। गुजरात और केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं सूरत में सबसे ज्यादा 24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने गुजरात और केरल राज्य के लिए कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिन और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें केरल की, तो केरल में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। कई कारणों की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लैंडस्लाइड जारी है। वहीं केरल के इडुक्की और कोट्टायम जिलों में अलग अलग लैंडस्लाइड की घटनाओं में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में बादल फटने से कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों में भी पानी घुसने से नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। सड़कें तालाब बन गई हैं। तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से गांव के गांव डूब गए हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोगों का हाल बेहाल है, तो कहीं पूरे गांव के गांव समंदर में तब्दील हो चुके हैं।
इस बीच राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे भारी बारिश के बाद बंद हो गया। इसके चलते जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। असम की तो बात ही अलग है। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर जब से मॉनसून सीजन शुरू हुआ है, असम में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य हैं, वहां भारी बारिश से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है। रुद्रप्रयाग के कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी बंद है, जिसके चलते चारधाम यात्रा 2 दिन रोकनी भी पड़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद सरोल मोहल्ले समेत कई इलाकों में अचानक से बाढ़ आ गई। पानी के साथ आए पत्थरों और मलबे का सैलाब घरों और दुकानों में घुस गया। कई मकानों की पहली मंजिल तक मलबा भर गया। बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। यानी अब की बार बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारत में इस वक्त मॉनसून अपने चरम पर है। कई राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें, किस तरह से बाढ़ बारिश का कहर लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रहा है। अब की बार ये मॉनसून भारी तबाही मचा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। समझिए बाढ़ बारिश से ताजा हालात देश भर में क्या है। फिलहाल देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। खासकर गुजरात से लेकर केरल तक तबाही का मंजर भयावह है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। वहीं केरल में लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। वहीं असम की बात करें तो असम में बाढ़ से 82 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में भी जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से कई हाईवे बंद है। केदारनाथ यात्रा को भी 2 दिन के लिए रोकना पड़ा। हिमाचल में अचानक से बाढ़ का कहर छाया हुआ है। भारी नुकसान देश भर में देखने को मिल रहा है। राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। और बाढ़ बारिश के बाद अब सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के मकसद से एक अहम बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रस्ट की ओर से अधिकृत 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लॉगिन आईडी के जरिए ही विशेष श्रेणी के दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे। इस पास के जरिए और इस पास के जारी करने की प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और प्रत्येक पास का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने जिन 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी डिजिटल आईडी के जरिए ही विशेष दर्शन पास जारी किए जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी को इस प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम से पास जारी करने की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित होगी और अनअधिकृत हस्तक्षेप पर रोक लगेगी। पूर्व ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद पास जारी होने में बाधा ना आए, इसलिए यह फैसला लिया गया है। ट्रस्ट के मुताबिक दर्शन पास प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार लगातार किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और पारदर्शी तरीके से दर्शन की सुविधा मिल सके। नई व्यवस्था इसी प्रकार का हिस्सा है और इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनी हुई है। ट्रस्ट ने ये नई व्यवस्था पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी निष्क्रिय होने के बाद लागू की है। दोनों ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी फिलहाल अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की निगरानी में संचालित की जा रही है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए भी दर्शन पास का अलर्ट जो कोटा है वो जारी किया गया। रोजाना करीब 1800 दर्शन पास जारी किए जाते हैं, जिन्हें 6 अलग अलग समय
स्लॉट में बांटा गया है। हर स्लॉट का समय 2 घंटे का होता है। उसमें करीब 300 श्रद्धालुओं को पास उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हीं स्लॉट्स के तहत वीआईपी और सुगम दर्शन पास भी जारी किए जाते हैं। यानी जो अब व्यवस्था बदली है उसके तहत कोशिश यही है कि दर्शन की जो प्रक्रिया है उसे और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। दर्शन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव क्या कुछ किया गया है, समझाते हैं। दर्शन पास प्रणाली में सुधार कैसे होगा, सुगम और पारदर्शी तरीके से अब दर्शन की सुविधा होगी। चंपत राय गोपाल राव की आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। इन दोनों पर ही एक तरह से दाग लगा था जब चंदा चोरी मामला सामने आया। इसके बाद चंपत राय ने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। ट्रस्ट के 3 अधिकृत सीए की आईडी से ही अब दर्शन पास बनेंगे। तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा कोई भी दर्शन पास जारी नहीं कर सकेगा। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए भी अलग कोटा उसमें रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की आईडी के जरिए ही दर्शन पास जारी होंगे। दर्शन पास की नई व्यवस्था लागू होने से रोजाना के करीब अगर बात करें तो 1800 दर्शन पास जारी होंगे। 6 स्लॉट्स में इन्हें जारी किया जाएगा। हर स्लॉट 2 घंटे का होगा, जिसके तहत 300 पास जारी होंगे। हर पास का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। प्रक्रिया पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी, जिससे दर्शन व्यवस्था में पारदर्शिता आ सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद से ही लगातार अब कई चीजों में सुधार किया जा रहा है। चंपत राय पहले ही महासचिव के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी में से एक कदम यह है कि जो दर्शन के लिए पास जारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 अधिकृत यानी ऑफिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट की आईडी से ही जारी होंगे। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा कोई भी इन पास को जारी नहीं कर पाएगा। सुगम और पारदर्शी तरीके से दर्शन की सुविधा मुहैया हो सकेगी। चंपत राय और गोपाल राव इससे पहले इस्तीफा दे चुके हैं ट्रस्टी के तौर पर। अब ऐसे में उनकी आईडीज को निष्क्रिय कर दिया गया है। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहें HNN न्यूज़।